देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार दोस्तों, आखिर नरेंद्र मोदी सरकार को नीट पर चर्चा होते ही डर क्यों लगता है? क्यों उन्हें ओम बिरला ही स्पीकर के पद पर चाहिए? क्यों उन्हें उन संवैधानिक परंपराओं का भी ख्याल नहीं है जो सामान्य शिष्टाचार का हिस्सा है? और क्यों नरेंद्र मोदी सरकार भाग रही है युवाओं पर चर्चा से? और क्यों उन अपराधियों को बचाने की कोशिश हो रही है जो तमाम भर्ती पेपर लीक मामले में शामिल होने की बात खुद स्वीकार करते हैं? जी हां, इसी पर आपसे बात करूंगा। सबसे पहली बात कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस जहां कहीं भी सत्ता में रही, उसने कोशिश की कि हर हाल में, चाहे गठबंधन पे हो चाहे जैसे हो, वो कि हाँ स्पीकर हमारा ही। स्पीकर के लिए वो सदैव इस तरह से कॉन्शियस रही कि उससे ज्यादा और कुछ नहीं। और ये उदाहरण हमने पूरे देश में देखे। वही हम देखते हैं कि जब भी होता है स्पीकर के लिए इतना, तो वो आज सच समझ में आता है। जब कल एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने देश भर में प्रदर्शन किया, उन युवाओं के साथ किया जो परेशान है अपने भविष्य को लेकर, 2-2 साल 3-3 साल से तैयारी कर रहे थे नीट की। उन्होंने एग्जाम दिया, गड़बड़ी हो गई। उसके अलावा तमाम पर्चे लीक हुए हैं, तमाम जगह गड़बड़ी हुई। जब से एनटीए बना है तब से गड़बड़ियों का ही सिलसिला शुरू। स्वाभाविक सी बात है, सवाल उठेगा, और सवाल उठेगा तो बहुत सारी चीजों में उठेगा। क्योंकि यदि एनटीए का चेयरमैन गिरफ्तार होगा तो यूपीएससी में किए गई धांधली भी पकड़ी जाएंगी, मध्य प्रदेश का व्यापकम घोटाला भी खुल जाएगा और छत्तीसगढ़ का भी भर्ती घोटाला खुल जाएगा। तो तमाम सारे पर्चे लीक के मसले सामने आ जाएंगे यदि पूछताछ हो गई तो। इसीलिए तो डर, और इसीलिए प्रदीप जोशी को बचाने के लिए हर कर्म किया जा रहा है। तो इसीलिए ओम बिरला की जरूरत कि जब जब जो मुद्दे हो जिनमें सरकार फंसती हो, जिसमें सरकार ने धांधली की हो, यदि वो मुद्दे उठाए जाएं तो रोक दो, माइक बंद कर दो, बोलने मत दो, बहस मत करो। यह कौन सा नियम? जो नियम है उसके मुताबिक नेता प्रतिपक्ष को किसी भी परिस्थिति में, कहीं पर भी, किसी भी वक्त, बगैर किसी अनुमति के कोई भी विशेष मामला उठाने का अधिकार, और वो उठा सकता है। लेकिन आज जब नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से राहुल गांधी खड़े हुए, तो पहले तो ओम बिरला कहे कि माइक का स्विच हमारे पास थोड़ी ना है, माइक हम थोड़ी ना बंद करते, और फिर माइक बंद हो जाता है। राहुल गांधी कहते हैं आज देश के विद्यार्थी परेशान है, युवा परेशान है, और उनका यह मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर यह संदेश देना जरूरी है कि हम और सरकार मिलकर इस पे काम करेंगे। लेकिन नहीं, उस पर भी जब मिलकर काम करने की बात कहते हैं तब भी बर्दाश्त नहीं होता है और माइक बंद हो जाता है। इसी तरीके से राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यह मसला उठाते हैं, और जब वो इसको लेकर के करते हैं तो जो सभापति हैं, जो उपराष्ट्रपति भी हैं, जगदीप धनखड़, वो कहते हैं कि आप मुद्दे पर जो है, इशू पर ही केंद्रित रहिए। तो मुद्दा आज उससे बड़ा और मुद्दा क्या है? कितने 24 लाख युवाओं का भविष्य खतरे में। इसके पहले जो हुई हैं तमाम सारे लीकेज, उनके कारण इस देश के 2 करोड़ से अधिक युवाओं का भविष्य खतरे में। इतना सब कुछ हो
तो फिर आप उस पर चर्चा क्यों नहीं कराना चाहते? इससे बड़ा मुद्दा हो सकता है, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड नहीं होगा। तब भी उन्होंने कहा ठीक है, हम बोलेंगे, मत करिए रिकॉर्ड। तो साहब उससे भी परेशानी हो जाती है। इसी तरीके से ओम बिरला ने भी कहा था कि रिकॉर्ड नहीं होगा, मत करिएगा रिकॉर्ड, लेकिन संदेश तो देने दीजिए। तो वो भी होता है हाँ हाँ, बस हाँ हाँ करके खत्म। बदतमीजी करते हैं जब संविधान की सवाल उठा दिया जाता है, जब संविधान की जय बोलते हैं सदस्य शशि थरूर शपथ लेने के बाद, तो उस पर आपत्ति होती है उन्हें कि संविधान की जय क्यों बोल रहे हैं। और जब इस पर सीनियर्स जो है 5 बार के सांसद दीपेंद्र हुड्डा सवाल उठाते हैं कि इस पर आपत्ति क्यों, तो उनके साथ बदतमीजी से बात करते हैं। जबकि दीपेंद्र हुड्डा से ओम बिरला जूनियर सांसद, एक आदर तो वहां पर कोई भी संसद का सदस्य हो उसको माननीय कह के ही कहना होता है, गरिमा होती है। लेकिन बैठ जा इस तरह की स्टाइल में, जैसे गली के गुंडे बोलते हो वैसे बोलने वाला, तो क्या चाहिए आपको? आपको इस तरह के व्यक्ति चाहिए? जी हां, शायद नरेंद्र मोदी को ऐसे ही लोग चाहिए, इसीलिए उन्होंने यह किया। और जब यह किया, क्यों? क्योंकि जब वो ऐसा करते हैं तो जो बुलवाना हो, जैसे भी बुलवाना हो, वो बुलवा सकते हैं। इसलिए तमाम संवैधानिक पदों पर इसी तरह के लोग बैठाए गए। अब जब इस तरह के लोग बैठाए गए हो तो होगा क्या? इतने शिष्टाचार पूर्ण ढंग से पहला दिन शुरू हुआ था, निर्वाचन हुआ, और उसके बाद में ओम बिरला को जब चेयर पर बैठाना था तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी साथ गए, पूरे आदर के साथ में, शिष्टाचार के साथ में उन्होंने सारी औपचारिकताएं निभाई। तो निश्चित रूप से उम्मीद की जा रही थी कि एक अच्छा सत्र चलेगा। चूंकि ये बिजनेस सत्र नहीं है, इसलिए इसमें तमाम सारी चीजें हो, लेकिन वो सारी परंपराएं टूट गई थोड़ी देर में, धूल धूसरित हो। अभी आपातकाल लगे 50 साल नहीं हुए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने चूंकि बोल दिया कि 50 साल हो गए, तो 50 साल सब बोलने लगे। राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है। यह सुबह सुबह की बात है, उस स्टाइल में कि सुबह सुबह राजा को रात दिखी तो सब रात बोलने लगे। अभी 49 साल और उसकी वो बुलाते हैं, उसमें निंदा प्रस्ताव पारित कराते हैं। और निंदा प्रस्ताव कोई और सरकार नहीं पेश करती है, वो निंदा प्रस्ताव खुद ओम बिरला पेश करते हैं। ओम बिरला को यह निंदा प्रस्ताव पढ़ने का क्या औचित्य था? सदन के आप नेता हैं, सदन में आप संरक्षक हैं, और सदन का संरक्षक जो तटस्थ होता है, जज की तरह होता है, वह यदि एक पक्ष के साथ में इस तरह से निर्लज्जता से खड़ा हो जाए तो निश्चित रूप से चिंताजनक होता है कि हमारा संविधान और हमारा संवैधानिक इतिहास, संवैधानिक परंपराएं, संसद, लोकतंत्र कहां जाएंगे? आज ये सवाल है। और इसका औचित्य आज क्या है? औचित्य और कुछ नहीं था। औचित्य यह था कि विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी के उस साजिश का पर्दाफाश कर दिया था चुनाव के दौरान कि ये संविधान बदलना चाहते, और यह बात अपनी तरफ से वो नहीं लाए। प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार ने यह बात कही थी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत खास हैं, सांसद थे कर्नाटक से हेगड़े, उन्होंने कहा था, अनंत हेगड़े ने। फिर उसके बाद में उनके एक और सांसद ने कहा, फिर उसके बाद में फैजाबाद जो अयोध्या के सांसद हैं लल्लू सिंह, उन्होंने कहा। फिर उसके बाद में जो वहां से लड़ रही थी चुनाव राजस्थान से सांसद का, उन्होंने कहा, और इस तरह से तमाम सारे लोगों ने इनके कहा। खुद मोहन भागवत इस बात को लेके कह चुके, तो स्वाभाविक सी बात है गंभीर थी।
और बार बार यही कह रहे थे 400 पार किस लिए चाहिए, क्योंकि व्यवस्थाएं बदलनी है, संविधान बदलना है। जब आप यह कहते हैं तो निश्चित रूप से आता है कि आखिर आप करना क्या चाहते। तो उस चीज को लेकर संविधान बचाने की एक लड़ाई लड़ी गई, उस लड़ाई में सफलता भी मिली। भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार कह रही थी वो 240 पे आ गई, 240 पे आ गई तो हो गया आप चिंता। अब कैसे कहे, तो कहते हैं आपातकाल में धज्जियां उड़ी संविधान की। धज्जियां कैसे हुई? संविधान में अनुच्छेद 325 से लेके 352 से लेकर के 360 तक आपातकाल का ही जिक्र। कब आपातकाल क्यों लगाया जाएगा, वो सारे कारण मंत्रिपरिषद देगा, और मंत्रिपरिषद की बैठक में सर्वसम्मत से प्रस्ताव पास किया गया और उसके कारण दिए, जिस पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने प्रस्ताव को मंजूरी दी और फिर राष्ट्रपति ने उसे मंजूरी दी। तो आप इससे समझ सकते हैं कि सबकी मंजूरी के बाद में हुआ था, संविधान के तहत हुआ था, उसके कारण मौजूद थे। संभव है उसमें कुछ ज्यादतियां हुई, जिसके लिए इंदिरा गांधी ने खुद 24 जनवरी 1978 को माफी भी मांगी कि कुछ ज्यादतियां हुई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने तो ये किया था। चुनी हुई संसद थी, भारी बहुमत से थी, और आज के हिसाब से कहें तो बहुत ज्यादा बहुमत था। तो ऐसी सिर्फ सामान्य बहुमत नहीं था, 2/3 बहुमत ही था, से भी ज्यादा था। तो यह समझा जा सकता है, क्योंकि 518 की जो है संसद थी उस समय, और 352 सांसद थे कांग्रेस के। यह अपने आप में सबूत है। चलिए, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद में आप इसको लेके कहते हैं तो जो राष्ट्रपति भी उसी को पढ़ देती हैं अभिभाषण, अपने अभिभाषण में यह बात ले आती है, वो आपत्ति भी नहीं करती, जबकि उन्हें अधिकार है आपत्ति करने का। और होता क्या, झूठ बोलती हैं उसमें आपातकाल को लेकर भी। जो आपातकाल की स्थिति थी वो तो संवैधानिक थी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के तहत थी, लेकिन आज जो आपातकाल है वह तो अवैध है, अनैतिक है, अघोषित है, किसी भी सदन से नहीं पास है, किसी मंत्रिपरिषद से नहीं पास है, किसी राष्ट्रपति ने मुहर नहीं लगाई। जब चाहो जिसके चाहो खिलाफ FIR दर्ज कर लो, जहां से गिरफ्तार कर लो, वारंट के बिना गिरफ्तार कर लो, कैसे गिरफ्तार कर लो, कोई भी मुकदमा दर्ज कर लो। यह हो रहा है, लगातार हो रहा है, नजरबंदी हो रही है और बहुत कुछ हो रहा है लगातार। कश्मीर में यही नजरबंदी चली, यही नजरबंदी मणिपुर में चली, यही नजरबंदी तमाम जगह चली। और जिस तरीके से बुलडोजर चल रहे हैं और चल रहे हैं, ये तो सब संविधान के विरुद्ध है। तो जब यह संविधान के विरुद्ध हो रहा हो, उससे ज्यादा हो रहा हो, कभी भी आपातकाल में किसी के यहां बुलडोजर नहीं चला। नजरबंदी सिर्फ चंद नेताओं की हुई थी, देश के लोगों की नहीं हुई थी, आवाम की नहीं हुई थी, किसी राज्य की नहीं हुई थी। लेकिन अब ये हो रहा है। तब अराजक था विपक्ष, वो सेना को, पुलिस को, सबको विद्रोह करने को कह रहा था। वो तमाम चुने हुए सांसदों, विधायकों को, मंत्रियों को धमकाकर उनसे इस्तीफे लिखवा रहा था, और इसी तरीके से तमाम घटनाएं हो रही। तो तब तो कारण मौजूद था। CIA के एजेंट के तौर पे तमाम नेता काम कर रहे थे, उनमें कई नेता हैं, और उसमें पता चल जाए। और उस समय भी इंदिरा गांधी के साथ में बहुत बड़े बड़े दल खड़े थे जो कह रहे थे उचित है। उनमें CPI थी जो वामपंथी थी, मुख्य विपक्षी दल था, और उनके साथ में खड़ी थी शिवसेना जो बाला साहब ठाकरे थे। उनके साथ जो आज TDP है उसके जो नेता थे वो खड़े हुए थे, NT रामाराव। उसके अलावा देश के तमाम सारे, चाहे विनोबा भावे हो और चाहे
भाऊराव देवरस हो जो आरएसएस प्रमुख थे, उन्होंने भी चिट्ठी लिख के कहा था यह अनुशासन का एक कदम है, उचित है। अब आज समझ लीजिए, वह लोग कहते हैं जो नरेंद्र मोदी और इनके जैसे लोग जो देश बदल बदल के भाग गए थे, वो आज आपातकाल पे प्रस्ताव ला। आज 50 साल बाद, यदि 50 साल की बात करते हैं 49 साल में, इसकी आवश्यकता क्या पड़ गई? बिल्कुल नहीं, लेकिन जबरन यह करना है, झूठ बोल के करना है, तो यह स्थिति। फिर राष्ट्रपति से झूठ बुलवाया जाता है कि पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है भाजपा की, जबकि पूर्ण बहुमत से नहीं है, 240 है, पूर्ण बहुमत के लिए 272 चाहिए, गठबंधन दलों की सरकार है। तो यह बताने की जरूरत है, जो कहते हैं कि पूरी दुनिया में यह हो रहा है। इसके बाद में कहते हैं कि 2024 के चुनाव की चर्चा पूरी दुनिया में है और सब सराह रहे हैं, जबकि वास्तविकता बिल्कुल इससे अलग है। चाहे वॉशिंगटन पोस्ट हो, चाहे जो है WSJ हो, चाहे द गार्डियन हो, चाहे डेली वर्ल्ड हो, चाहे मैं बता चुका हूं न्यूयॉर्क टाइम्स हो, चाहे राइटर्स हो, चाहे डॉन हो, चाहे जिस भी अखबार की बात करें दुनिया के, BBC हो, उन सब की हेडलाइन पढ़ लीजिए। कैसे सब कहते हैं कि अ सेटबैक फॉर PM मोदी, इलेक्शन रिजल्ट, ये बिल्कुल साफ साफ लिखते हैं, इंडियन इलेक्शन रिजल्ट्स अ सेटबैक फॉर PM मोदी। तो इस तरह से लिखते हैं, मोदी लूजिंग मेजॉरिटी। अब आप सोचिए, मोदी लूज पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी इन इंडियन इलेक्शन, तो इस तरह से आता है। तो यानी चर्चा जो ये कहते हैं कि, तो चर्चा ये झूठ बोलते हैं जब मेजॉरिटी की आप बात कहते हैं। इसके बाद इन्होंने दावा किया, राष्ट्रपति ने झूठ बोला कि सरकार नॉर्थ ईस्ट में शांति स्थापित करने पे काम कर रही है और सफल रही है। तो हकीकत यह है कि 13 महीने से अधिक हो गए, मणिपुर आज भी जल रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। 225 लोग मर चुके हैं और 50,000 से अधिक लोग बेघर हैं। रोजाना तमाम तरह की घटनाएं हो रही हैं। और उसके बाद ये कहते हैं, इसके बाद कहते हैं निवेश और रोजगार के अवसर बनाए हैं। तो हकीकत यह है कि 3 सालों से लगातार विदेशी निवेश कम हुआ है और पिछले साल 43% तक गिर गया। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। 30 लाख जो है सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं, तो रोजगार की कौन सी बात करते हैं। युवा बेरोजगार है, परेशान है। परीक्षाओं की शुचिता और पारदर्शिता की बात उन्होंने कही, उसमें सामने ही है नीट भर्ती घोटाला, सामने ही है कि 5 सालों में 43 भर्तियों के पेपर लीक हुए हैं और यदि कहें 70 पेपर लीक हुए हैं पिछले सालों में। तो ये 7 साल में 70 पेपर लीक हुए, यह अपने आप में बताता है कि किस तरह से क्या है। तो यह हकीकत है। फिर सरकार कहती है महिलाएं अधिक जो है बचत कर रही हैं, जबकि भारत सरकार के ये आंकड़े हैं कि घरेलू बचत 47 सालों में सबसे निचले स्तर पे है और घरेलू जो कर्ज है वो सबसे ऊंचे स्तर पे पहुंच गया, यानी कर्ज से आज घर चल रहे हैं। और 4 महीने में जो महंगाई है, खाद्य पदार्थों की महंगाई है, वो 8.5% बढ़ गई है और इसके अलावा तमाम चीजें हैं। तो आप ये सोचिए। इसके बाद में ये कहते हैं कि जिस तरीके से कि कोऑपरेटिव फेडरेशन, वो फेडरलिज्म काम कर रहा है, चुनी हुई सरकारें गिराने का काम किसने किया है, खरीदने का काम किसने किया है, सब कुछ, ये सब कुछ सामने है। तो इससे पता चलता है। और उसके बाद में जब ये कहते हैं IBC जैसे कानूनों ने बैंकिंग सेक्टर को मजबूत किया है, तो साहब इतनी बैंकें थी, वो बैंकें बंद करने का काम किसने किया, मोदी सरकार ने। और फिर तमाम सारी बैंकें बुरी स्थिति में है। तो इस तरह की स्थिति है। और रही बात जो कोऑपरेशन की बात करते हैं, तो उसमें कर्नाटक को अपने लोगों को देने के लिए धान नहीं खरीदने देते हैं, पैसे में नहीं बेचते हैं FCI। तो आप समझ सकते हैं कि क्या है। इसके बाद में सरकार के प्रभावी दावों से युवा खिलाड़ी जो है वैश्विक मंच पे हुआ। पूरे हिंदुस्तान ने देखा है कि इस देश की पहलवान बेटियों के साथ में क्या हुआ है।
कोच के साथ में क्या हुआ है सब कुछ सामने है। इसके बाद कहते हैं कि आज अफवाह फैलाना, जनता में भ्रम फैलाना और इसका काम हो रहा है, इससे अंकुश लगना चाहिए। तो साहब यह तो सबसे बड़ा काम भाजपा का आईटी सेल करता है और यह सब झूठ बोले जा रहे थे। संवैधानिक पद पे बैठ के राष्ट्रपति बोल रहे थे, तो उधर स्पीकर बोलते हैं, इधर राष्ट्रपति बोलती है, उधर उपराष्ट्रपति बोलते हैं। तो संवैधानिक पदों की यह स्थिति है। इससे आप समझ सकते हैं इन्हें कठपुतली चाहिए, माइक बंद कर देंगे, आवाज नहीं जनता की गूंजने देंगे। लेकिन विपक्ष ने कहा था हम संसद से सड़क तक लड़ेंगे, तो वो राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ाई चल रही है और उसी कारण से आज सदन नहीं चल पाया और उसे स्थगित करना पड़ा। इससे बड़ी और कोई बात नहीं। तो सदन चलाना है तो जनता की आवाज सुननी पड़ेगी।